press the bell icon on the YouTube app and never miss सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के पत्रकार फखर यूसुफजई को, जो कि इंटरव्यू लेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी का, जो कि बात करेंगी कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि संविधान का जो कत्ल हुआ था, यानी कि जो काला दिवस है, उसे मनाने का। तो इस पे आप देखेंगे नाज़िया लाई खान जी का बड़े दमदार और बेबाक राय। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ एक और तरह की डेमोक्रेसी, अनफॉर्चुनेटली मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आप इंडिया की बात नहीं कर रहा। एक अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन चल रही होती है, बहुत एक मैं कहता हूँ ना कि वीक भी होती, चले डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं हेल्दी हो जाती, लेकिन शायद ये वीक भी नहीं है, कुछ और है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि हम ये डे सेलिब्रेट करेंगे। क्या वजह हुई कि वो मजीद चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मजीद स्ट्रांग हो, किसी को आइंदा जरूरत न हो कि वहां पे इस किस्म की कोई डिक्टेटर नहीं आया, कोई इस किस्म की चीजें नहीं हुई जब से पार्टीशन हुई उस वक्त से लेके अभी तक। ठीक है, एक प्रॉपर इलेक्टोरल सिस्टम के तहत जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो वोट लेकर आएगा, वरना नहीं आ सकता, किसी की मजाल नहीं है कि वहां के पार्लियामेंट में बैठ सके। देखिए फखर भाई, सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। आपने अभी कहा कि भारत में कभी डिक्टेटरशिप नहीं आया था, लेकिन मेरा मानना है कि भारत में डिक्टेटरशिप आया था। भारत में डिक्टेटरशिप तब भी आया था जब 12 वोटों से जीतने के बाद सरदार पटेल जी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया और सिंपैथी ग्राउंड पर नेहरू को पहला भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। डिक्टेटरशिप तब भी आया था जब गांधी जी चाहते, अगर वो ठान लेते, तो हमारे भगत सिंह जी को कभी भी फांसी नहीं लगती। डिक्टेटरशिप तब भी आया था जब इंदिरा गांधी जी ने भारत के संविधान को ही छेड़छाड़ नहीं बल्कि कत्ल करने की कोशिश कर डाली। इमरजेंसी आपातकाल को न इस देश के लोग भूल सकते हैं, न इस देश के लोकतंत्र का चौथा पिलर भूल सकता है, न इस देश के हर वो लोग जिन्होंने उस आपातकाल में अपने अस्तित्व को ही खो दिया था, वो भी नहीं भूल सकते हैं। इमरजेंसी की चीजों को और भी ज्यादा डिटेल में बताने से पहले मैं आपको डिक्टेटरशिप के बारे में बता देती हूँ कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार डिक्टेटरशिप नहीं था, जिसमें सिखों को खत्म करने का एक फैसला, एक निर्णय इंदिरा गांधी जी ने ले लिया था। क्या 1984 के दंगे हम भूल जाएं? कैसे भूल सकते हैं? क्या गांधी जी की अभद्र टिप्पणियां जो सनातन धर्म के खिलाफ हुआ करती थी, हम उसको भूल जाएं? वो जाकर के महावीर मंदिर में कुरान की आयतें तो पढ़ लेते थे, पर कभी भी जामा मस्जिद में जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय पढ़ करके उन्होंने कभी नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आर्टिकल 25 को छेड़छाड़ कर करके इस तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन करवाना? क्या जरूरत आन पड़ी थी आर्टिकल 28 के जरिए हिंदू सनातन धर्म के मंदिरों को सरकार के कब्जे में लेना? क्या जरूरत आन पड़ी थी आर्टिकल 30 को छेड़छाड़ करके उसको अमेंडमेंट करना? ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी? तो डिक्टेटरशिप गांधी परिवार का हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रहा था, रहा है और रहेगा। आज राहुल गांधी जी हैं, वो अल्लाह का हाथ देखे, उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया है एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने पहली बार जब भाषण दिया लोकतंत्र के मंदिर में, तो उन्होंने कह दिया कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो उसमें अभय मुद्रा बनता है। अब सोच लीजिए। अब बात आती है कि इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल इमरजेंसी में सिर्फ अपोजिशन को जेल की हिरासतों में नहीं डाला था, बल्कि प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, हर एक चीज को उन्होंने बैन करवा दिया था। इसलिए बैन करवाया था कि बस उनकी सत्ता बची रहे और अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो जितने नीचे गिर सकती थी इंदिरा गांधी जी, वो नीचे गिरी। आपको मैं बताऊं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्षी दलों की सरकार हुआ करती थी और उन विपक्षी दल के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया गया, और जब ये पूछा गया कि आप हमें हटा क्यों रहे हैं, हम तो जीत कर आए हैं, हमें जनता ने जिताया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा पाप सिर्फ इतना है कि तुम विपक्षी हो,
विपक्ष दल हो, और क्योंकि केंद्र की सरकार में इंदिरा गांधी जी हैं, तो इसलिए कोई भी विपक्ष नहीं रहेगा। आपको पता है कि 42 अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ले करके बैठी थी। ये कब हुआ है? ये हुआ है जब लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट के अंदर कोई विपक्षी थे ही नहीं, विपक्ष दल के नेता। राष्ट्रपति को उस वक्त में इंदिरा गांधी जी खुद बुला करके अपने चैम्बर में बुला करके साइन करवाती थी, अपने से खुद से बुलवाती थी। ये इज्जत थी राष्ट्रपति की। सर्वोच्च न्यायपालिका का कोई वैल्यू, कोई कद्र इंदिरा गांधी जी के नजर में बिल्कुल भी नहीं था। अरे डिक्टेटरशिप की इंतहा तो इतनी थी ना फकर भाई, कि जब सरदार पटेल जी की मृत्यु हुई थी तो नेहरू साहब ने ये ऐलान किया था कि कोई उनको देखने नहीं जाएगा, और अगर जाना चाहता है तो अपने पैसे से जाए उनको देखने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई थी। डिक्टेटरशिप की इंतहा इतनी थी नेहरू की कि सरदार पटेल साहब जो गाड़ी यूज किया करते थे, क्योंकि एक अहम मंत्रालय में वो थे, और जो जिस कार को वो यूज किया करते थे, उनकी मृत्यु के दूसरे दिन वो कार नेहरू साहब ने मंगवा लिया था अपने पास। और जिस हिसाब से विपक्षियों को जेल की हिरासत में रखा गया था, वो आंसू कोई भूल नहीं पाएगा। आपको पता है जब इमरजेंसी आपातकाल था तो राजनाथ सिंह जी की मां का मृत्यु हुआ था, और अंतिम संस्कार के लिए भी राजनाथ सिंह जी को इंदिरा गांधी जी के दलालों ने और उनके पाले पोसे हुए पपेट्स ने उनको बेल नहीं दिया था। और अभी देखिए, कहा जाता है कि मोदी जी की डिक्टेटरशिप चल रही है, पर देखिए अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए आराम से बेल मिलता है और वो इलेक्शन कैंपेनिंग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के किए हुए पाप को इस देश का एक भी व्यक्ति नहीं भूल सकता है, इस देश के एक भी लोग नहीं भूल सकते हैं। एक एक्ट निकाला था क्रिमिनल, मीसा, और मीसा एक्ट पर इंदिरा गांधी जी सारे विपक्षी दल के नेताओं को वो अरेस्ट करती थी, और जो अत्याचार उनके ऊपर वो करवाती थी वो बहुत ही दर्दनाक है। और लालू प्रसाद यादव इतने खिलाफ थे इंदिरा गांधी के, इतने खिलाफ थे कि जो अत्याचार मीसा एक्ट के द्वारा उनके ऊपर हुआ था, तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था, ताकि उनको वो दर्दनाक इमरजेंसी की घटना हमेशा याद रहे, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा था। अब आप सोचिए कि इमरजेंसी के वक्त में जो हालात, जो दुर्दशा भारत की खराब हुई थी, उसको कोई कैसे भूल सकता है। इसीलिए केंद्र की सरकार ने पार्लियामेंट में ये घोषित किया, और उससे पहले हमारे देश की राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान किया कि 25 जून हम लोग 50th एनिवर्सरी मनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे का, क्योंकि वाकई में संविधान का मर्डर हुआ था। और वाकई में आज राहुल गांधी जी जिस संविधान की लाल डायरी को लेकर के और कहते हैं संविधान, उसको जो लेकर के लहराते रहते हैं, क्या उनसे कोई पूछ सकता है या वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर संविधान मानते थे तो सर्वोच्च न्यायपालिका होने के बावजूद भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा है? संविधान होते हुए भी हमारे देश में शरिया कानून की क्या जरूरत है? संविधान होते हुए भी और सिविल के बहुत सारे जजेस होते हुए भी वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया को खोलने की क्या जरूरत है? स्कूल होते हुए भी मदरसा खोलने की क्या जरूरत है? क्या बता सकते हैं राहुल गांधी जी कि उनके नाना अब्बू और उनके नाना दादा जो भी, और नेहरू साहब ने, राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी जी ने क्या भला किया है मुसलमान बेटियों का? क्या भला किया? दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और इस इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने न सिर्फ बात की इमरजेंसी के बारे में, जो भारत सरकार काला दिवस मनाने जा रही है उसके बारे में, बल्कि गांधी परिवार को भी पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।